हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है गहने। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी। ज़्यादातर लोकल जॉब करने वाले या स्टूडेंट्स का जमावड़ा था, जो सुबह जाकर शाम को इस ट्रेन से लौटते हैं और स्लीपर कोच में भी अनाधिकार वर्चस्व जमा लेते हैं। एक कंधे पर बैग और दूसरे हाथ में ट्रॉली घसीटते हुए निधि ने जैसे तैसे करके दोनों बच्चों के साथ अपनी सीट खोजकर सामान जमाया। एक व्यक्ति को हटाया जो उनकी सीट पर बैठा हुआ था। बिना रिजर्वेशन के गाड़ी के चलते ही सांस में सांस आई। अब तक कूपे में सभी लोग अपनी अपनी सीट पर प्रतिस्थापित हो चुके हैं। थोड़ी देर में ही बच्चों को भूख लग गई। 8 बज ही गए थे तो निधि ने खाना खोल लिया। पूरी, जीरा, आलू और माँ के हाथ के आम के अचार की खुशबू से भूख बढ़ गई। खाने के बाद नानी के हाथ के बने बेसन के लड्डू खाकर बच्चे खुश हो गए। 9 बजते ही मिडिल बर्थ में बेटी का और अपर बर्थ में बेटे को लिटाकर निधि भी लेट गई। बच्चे थोड़ी देर में सो गए। निधि का मन तो बेसन के लड्डुओं में ही अटक गया। माँ की याद आने लगी, जबकि अभी तो कुछ घंटे ही माँ से बिछड़े हुए हैं। शाम चलने से पहले की बातें याद कर आंखें भर आईं और उसके आंसू सिराहना भिगोने लगें। शाम की घटना नज़रों के आगे चलचित्र की भांति चलने लगीं। भाभी, निधि दीदी जा रही हैं आज अपने घर। सोनी ने जिठानी कविता से फ़ोन पर पूछा। हाँ, शाम की ट्रेन है, देखूं सब तैयारी हो गई कि नहीं, कविता ने कहा। भाभी, आप वो स्टील का डिब्बा खुलवा कर देख ही लेना, मैं भी आ जाती हूँ। सोनी पिछली गली में रहती है, झट से पहुँच गई। वैसे भी ननद निधि के जाने पर लोक लिहाज के नाते मिलने उसे आना ही था। दरअसल उनकी सास अनामिका देवी को कविता ने निधि के बैग में स्टील का डिब्बा रखते देखा था। ये बात उसने देवरानी सोनी को बताई तो उसने संदेह जाहिर किया कि जरूर माँ जी कोई जेवर छिपाकर अपनी बेटी को दे रही हैं। मनोज भैया और अनिल भैया टैक्सी लेकर आते ही होंगे, चलो सामान बाहर रख देते हैं। निधि ने अपने बच्चों से कहा। अरे ठहरिए दीदी, जरा वो डिब्बा तो दिखाओ जो माँ जी ने हम सबसे छुपाकर आपको दिया है। हम भी तो देखें क्या गहने दिए गए हैं आपको। सोनी ने संदेह भरी निगाहों से बैग को घूरते हुए कहा। अनामिका देवी ने सोनी को रोकते हुए बोला, रुको बहू, मैं रसोई से आती हूँ, कहकर वे रसोई में गईं और एक डिब्बा लेकर आईं। लेकिन सोनी को इतना सब्र कहाँ। उसने बैग पर झपट्टा मारकर चैन खोलकर स्टील का डिब्बा बाहर निकाल लिया। जैसे ही सोनी ने डिब्बा खोला, उसका और कविता दोनों का चेहरा फीका पड़ गया। सीक्रेट खुल ही गया स्टील के डिब्बे का, परंतु दोनों भाभियों के चेहरों पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लगी। दोपहर में कविता के बाजार जाने के बाद अनामिका देवी ने बेटी के लिए उसकी पसंद के मठरी बेसन के लड्डू और आटे के लड्डू बनाकर स्टील के डिब्बे में रख कर दिए थे। घर के लिए भी उन्होंने मठरी और दोनों तरह के लड्डू बनाकर रखे थे। वो रसोई से लेकर आई थी। इतने में दोनों भाई टैक्सी लेकर आ गए। अपने आंसुओं को छिपाती निधि माँ के गले लग टैक्सी में बैठने चली। तब दोनों भाभियों को होश आया। उन्होंने ननद को गले लगाकर माफ़ी मांगी, अपनी सास के पैर छूकर क्षमा मांगी। निधि के मन में भाभियों के लिए कोई दुर्भावना तो थी नहीं, परंतु इस बार भाभियों के व्यवहार से मन में गांठ जरूर पड़ गई। दोनों भैया सामान टैक्सी में रखने लगे। जाते हुए निधि ने दोनों भाभियों से कहा, भाभी, मैं माँ के प्यार और स्नेह के लिए आती हूँ। उनके बनाए लड्डू और मठरी मेरे लिए किसी भी जेवर गहने से ज़्यादा कीमती हैं। अनमोल है माँ का प्यार। धन दौलत का मुझे लालच नहीं है, चलती हूँ। शाम की बातें याद कर रोते रोते निधि की कब आँख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह चाय वाले की आवाज़ पर जागी तो देखा अगला स्टेशन अपना ही आने वाला है। फटाफट बच्चों को उठाकर तैयार किया। स्टेशन आते ही राजीव कोच के सामने दिखाई दे गए। उतरते ही बच्चे पापा से चिपट कर नानी के घर की बातें सुनाने लगे। निधि गाड़ी में बैठी। राजीव बोले, उदास लग रही हो, माँ की याद आ रही है। निधि की आंखों से झरझर आंसू बहते देख राजीव ने पत्नी को छेड़ा, अगली ट्रेन से वापस भेज दूँ मम्मी जी के पास। निधि रोते रोते हंस पड़ी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।